हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज चलिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको जानकारी मिली होगी। और निश्चित तौर पर आपको इन जानकारियों को हासिल करना चाहिए। न्यूज़पेपर में इसका रिपोर्टिंग होता है, चाहे आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ें या इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें। और ये निश्चित तौर पर संबंधित है। आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान एडॉप्ट हुआ था, पार्शियली लागू हुआ था। और इसी दिवस को हम भारत संविधान दिवस मनाते हैं। और इसी कंटेक्स्ट में आप देखिए कि एक बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट आया है संविधान सर्वोच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के द्वारा, जो संबंधित है संविधान में जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दो शब्द ऐड किए गए थे, सेकुलर एंड सोशलिस्ट, उसके बारे में। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये दोनों वर्ड, क्योंकि इसको जो रिट पिटिशन फाइल किया गया था उसमें ये डिमांड किया गया था कि इन दोनों शब्दों को संविधान का जो प्रियम्बल है उस प्रियम्बल से हटा दिया जाए, उसको वहां से डिलीट करवाया जाए, क्योंकि ये इमरजेंसी के दौरान इंसर्ट किया गया था। तो दोस्तों, ये समझना है कि इसकी परिस्थितियां क्या थीं, क्यों इसे इंसर्ट किया गया, या क्या डिमांड थे, क्यों ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो दोस्तों, ये समझिए जो इसका पूरा का पूरा कंटेक्स्ट है, उस कंटेक्स्ट को भी आपको समझना होगा। आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1949 को आपका संविधान लागू हुआ, इसके साथ प्रियम्बल भी लागू हुआ। 1960 तक या 1973 तक भी आप कह सकते हैं, 1960 में एक जजमेंट आया एपेक्स कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहा गया कि जो प्रियम्बल है वो भारतीय संविधान का भाग नहीं है, भारतीय संविधान का भाग नहीं है। लेकिन 1973 में कोर्ट का फेमस जजमेंट आता है, और आप जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसी के दौरान उससे पहले आप कह सकते हैं कि 1973 में एक जजमेंट आता है जिसमें यह डिसाइड होता है, बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आता है, हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। तो उस जजमेंट के बाद जो गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी, उसने ये दो शब्द इंट्रोड्यूस किए प्रियम्बल के अंदर, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। सोशलिस्ट एंड सेकुलर, इसी को चैलेंज किया गया था कि ये दोनों शब्द जो सोशलिस्ट और सेकुलर हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था जब इमरजेंसी लागू थी, इसलिए इस शब्द को हटाया जाए। पिटीशन डिसमिस हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने यह मानने से मना कर दिया है। ये इमरजेंसी के दौरान जो वर्ड जोड़े गए थे उसको आप लीगल नहीं मान सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं मान सकते। लेकिन उसके इतर ये समझने की जरूरत है कि आखिर सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द बाद में क्यों जोड़े गए। ध्यान दीजिए दोस्तों कि डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय कहा था कि जो इकोनॉमिक ऑर्डर आपकी है, जो आने वाला जनरेशन तय करेगा कि कैसा इकोनॉमिक ऑर्डर होना चाहिए, इसलिए सोशलिस्ट शब्द जो है उसका पॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है। डॉक्टर अंबेडकर का जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, उससे काफी डिफरेंसेस थे, इसलिए भी हो सकता है कि वो कहें, लेकिन हम गेस वर्क में नहीं जा रहे हैं। जो वैलिड रीजन बोला जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कहते हैं, वो ये कहते हैं कि वो चाहते थे कि हम अभी से तय ना करें कि हमारे इकोनॉमी का आइडियोलॉजी क्या होगा, स्टेटस क्या होगा, किस तरफ जाएगा। और अल्टीमेटली आप जानते हैं कि नेहरू जी इन्फ्लुएंस थे यूएसएसआर मॉडल से, और उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट एडॉप्ट किया। तो दोस्तों, ये उसी समय तय हो गया था कि हमें सोशलिस्ट पैटर्न पर नहीं चलना, और इसलिए उस शब्द को प्रियम्बल में इंक्लूड नहीं किया गया। बाद के दिनों में इंदिरा गांधी की जो कोलिजन की गवर्नमेंट थी, उसमें कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट भी उनको सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने ये एजेंडा शामिल कराया था, उनके इन्फ्लुएंस में वो एजेंडा शामिल हुआ, बैंक नेशनलाइजेशन हुआ,
बाकी चीजें हुई, प्रीवी पर्स खत्म की गई, ये सारी चीजें। और यही नहीं, इसका प्रोविजन जब आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 39B और C पढ़ेंगे, उसके बारे में भी, उसमें भी चर्चा है। हम एक ऐसा सोसाइटी बनाना चाहते हैं जिसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो, इक्वालिटी हम बढ़ाएं। जो अनइक्वल है उनको अनइक्वल अपॉर्चुनिटी देकर के जो 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 जॉन रॉल्स का सिद्धांत है, डिफरेंस प्रिंसिपल, उसके माध्यम से जो अनइक्वल हैं उनके बीच में इक्वालिटी बढ़ाएं, उनको उस पैदान पर लाएं, मेन स्ट्रीम में लाएं, जो समाज का जो फॉरवर्ड तबका है वो जहां पर खड़ा है। और इस वजह से सोशलिस्ट वर्ड नहीं रखा गया, क्योंकि जो इंडियन सोशलिज्म है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट में डिफाइन किया है कि हम एक ऐसे इकोनॉमिक ऑर्डर की बात करते हैं जहां पे जो सोसाइटी में पिछड़े हुए लोग हैं, बैकवर्ड हैं इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली, उनको हम आगे लाने की बात करेंगे। लेकिन उसी साथ में, उसी के पैरेलल हम जो प्राइवेट लिबर्टी है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। इसको इंडियन वर्जन ऑफ सोशलिज्म कहा जाता है और संविधान में दिया गया है। आपके फंडामेंटल राइट, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात, लिबरल आइडियाज की बात, लिबर्टेरियन आइडियोलॉजी की बात, और दूसरी तरफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की बात, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में उसको बैलेंस करने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स में कहा, कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें कहा कि दोनों में कन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों कंप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। अगर इंडिविजुअल लिबर्टी है और हमको इकोनॉमिक इंपावरमेंट नहीं मिलेगा तो हम कहां से अपना राइट इंजॉय करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे? ये बात कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये बात कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इसी वजह से सोशलिज्म या सोशलिस्ट वर्ड यूज नहीं किया गया था। लेकिन सरकार की आइडियोलॉजी बदली, सरकार की आइडियोलॉजी बदली, पॉलिसी बदली, और उस पॉलिसी के माध्यम से एक गवर्नमेंट का डिसीजन था कि सोशलिस्ट वर्ड को हम ऐड करें। निश्चित तौर पर पॉलिटिकल एजेंडा से, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से इस बात को के बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा शब्द सेकुलर, सेकुलर शब्द के बारे में भी आप थोड़ा सा ब्रीफ में इतिहास को समझें कि सेकुलर वर्ड क्यों बाद में जोड़ा गया, या क्यों शुरू में नहीं जोड़ा गया। शुरू में नहीं जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया, क्यों ऐसा हुआ? तो शुरू का कंटेक्स्ट ये है कि संविधान के अंदर आप जानते हैं कि राइट टू रिलीजन, रिलीजियस बिलीफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसी पार्ट में आगे जब चलते हैं तो दिया हुआ राइट टू रिलीजन, सबको इक्वल राइट है अपने रिलीजियस फेथ को एंजॉय करने का, अगर सोसाइटी के इंटरेस्ट से वो क्लैश नहीं करता है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट से क्लैश नहीं करता है, पब्लिक ऑर्डर से क्लैश नहीं करता है। मतलब एक दायरे में रहकर आपको हर कोई को यहाँ राइट है रिलीजियस बिलीफ को एंजॉय करने का, उसे उसके बारे में कहने का, बोलने का। राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत देश का कोई धर्म नहीं है, और इस मायने में भारत अन्य सेकुलर जो कंट्रीज हैं उससे अलग है। सेकुलरिज्म का भी अलग अलग मॉडल्स हैं। फ्रांस का सेकुलरिज्म बिल्कुल धर्म को और राज्य को अलग करता है, एकदम क्लियर कट। अगर पब्लिक लाइफ में आप हैं तो रिलीजियस सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहाँ एक बड़ा विवाद भी है बुर्का को लेकर के। लेकिन भारत वैसा नहीं है। भारत सारे धर्मों को इक्वली ट्रीट करता है, उसका कोई धर्म नहीं है, वो सारे धर्मों को इक्वली ट्रीट करता है, लेकिन कुछ दायरे में रहकर ही आपको उसका एंजॉयमेंट करना होगा। एक दायरे से बाहर रहेंगे तो राज आपके पास आ जाएगा। मतलब आपके धर्म की जो मूल भावना है उसका अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो राज उसमें दखलंदाजी नहीं करेगा। लेकिन अपने धर्म से बाहर जाकर के कोई ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं जो नॉन सेकुलर हो, ये जो सेकुलर एक्टिविटीज हो, जो रिलीजन का भाग नहीं है, इसेंशियल पार्ट नहीं है, उस पर राज जो है आपके कामों में इंटरफेयर कर सकता है। ये इंडिया की विशेषता, इंडिया के सेकुलरिज्म की विशेषता है। और ये प्रोविजन दिए गए थे, इसलिए संविधान सभा ने सेकुलर शब्द इस्तेमाल नहीं किया था संविधान के अंदर या प्रियम्बल के अंदर आप कहें। बाद के दिनों में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उनके कोलिजन की सरकार थी, निश्चित तौर पर पॉलिटिकल कंपल्जन से आप इनकार नहीं कर सकते, उसको ऑब्वियस बना दिया गया। जो हिडन था, जो ऑलरेडी प्रोविजन में था, उसको ऑब्वियस बना दिया गया
ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था। इस पॉलिटिकल डिसीजन से आप इनकार नहीं कर सकते कि ये पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, कोलिजन था उनका। कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे बाहर से, जो पॉलिसी मेकर्स थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो इस मॉडल के सपोर्टर्स थे, उन्होंने इस चीज को सपोर्ट कराया और उन लोगों ने संविधान संशोधन करके 42वां संविधान संशोधन करके इसे प्रियम्बल में ऐड कर दिया। अब रही बात कि ऐड करने के बाद, और एक बात और ध्यान रखिए कि इस समय की जो आर्थिक पॉलिसी थी, आर्थिक पॉलिसी नेहरू जी के समय से ही मिक्स्ड इकोनॉमी की चल रही थी। राज भी एक तरफ था, प्राइवेट कैपिटल भी एक तरफ था। हम इंडिविजुअल लिबर्टी को भी प्रमोट कर रहे थे और स्टेट के इंटरवेंशन को भी प्रमोट कर रहे थे। और 1977 में जो चुनाव हुआ उसमें जनता पार्टी की सरकार बनती। इवन जनता पार्टी की सरकार जो बनी और जिस विचारधारा के लोग ये रिट फाइल किए थे उसमें भी वो भी शामिल थे। उन लोगों ने इस पे चर्चा की। चर्चा करने के बाद एक पॉलिटिकल डिस्कशन हुआ पार्लियामेंट में, क्योंकि ये कानून बनाने, संविधान बदलने का जो डिसीजन है ये पार्लियामेंट ही कर सकता है। किसी कानून में बदलाव पार्लियामेंट कर सकता है, जुडिशियरी केवल इंटरप्रेट करेगी। और जब उन लोगों ने इस पर डिस्कशन किया तो इस शब्द को नहीं हटाया। आप ध्यान दीजिए, क्यों नहीं हटाया? क्यों नहीं हटाया? क्या उनके दिमाग में यह नहीं होगा कि इस वर्ड को जोड़ देने से क्या होगा या क्या नहीं होगा, इसका कंसिक्वेंसेज क्या होगा? क्या ये हटा देने से राइट टू इक्वलिटी जो है आर्टिकल 14 के अंदर, जो राइट टू इक्वलिटी धर्म के मामले में है, जो सोशलिज्म का पैटर्न इंडिया में डेवलप हुआ है, जिसमें हम ये बात नहीं करते कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, हम ये बात करते हैं कि जो अनइक्वल है, इनइक्वालिटी है, उसको हम खत्म करेंगे, कम करेंगे। जो अनइक्वल है, अनइक्वल अपॉर्चुनिटी देके, जो जॉन रॉल्स का प्रिंसिपल है जस्टिस का, उसको हम फॉलो करेंगे, उसको मौका देंगे, अधिक से अधिक सपोर्ट देंगे, अधिक से अधिक, और मेन स्ट्रीम में लाने की उसको कोशिश करेंगे। ये है सोशलिज्म का यहाँ का मॉडल। ये सोशलिज्म चाइना वाला नहीं है, ये सोशलिज्म रशिया वाला नहीं है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म कर देंगे। मतलब एक बैलेंस करने वाला सोशलिज्म इंडिया में एग्जिस्ट करता है। तो कहने का मतलब कि क्या ये वर्ड रखने से कोई दिक्कत हो सकता है? इसका मतलब अगर ये वर्ड हटाते हैं तो इसका जो स्पिरिट आर्टिकल 39B और C में दिया हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, वो भी हटा दीजिए। और सबसे बड़ी चीज ये कि जुडिशियरी इस पर डिसीजन ले, उससे पहले पार्लियामेंट जब 1977 के चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार आई, उसने नहीं हटाया इसको, उसने इसको नहीं हटाया। उसने बहुत सारे बदलाव किए थे जो इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया था, जिसमें जुडिशियरी के पावर को उन्होंने कर्टेल किया था, उसको तो हटाया था, लेकिन इस वर्ड को नहीं हटाया था। क्यों नहीं हटाया था? क्योंकि अगर हटा भी देते तो प्रोविजन तो संविधान के अंदर ऑलरेडी है, उसका इंटरप्रिटेशन तो वैसे ही होगा ना, इक्वलिटी के फ्रेमवर्क में, सेकुलरिज्म के फ्रेमवर्क में। और मान लीजिए कि वो हटा ही देते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? या वो रह ही गया है तो संविधान का नेचर तो नहीं बदल जाएगा? इतने सारे जजमेंट्स हैं और संविधान का प्रोविजंस है, संविधान का जो प्रोविजंस है, कोर्ट ने इस डिसीजन में कहा है, इस रिट पिटिशन को डिसमिस करते हुए ये बात कहा है कि ये पार्लियामेंट का डोमेन है, पार्लियामेंट डिसीजन लेगा। और जब पार्लियामेंट बैठी थी संविधान संशोधन के बाद, नई सरकार आने के बाद, नए कोलिजन बनने के बाद, उसमें उसने इसको नहीं हटाया था, इसको नहीं हटाया था। और जब नहीं हटाया था, आज कौन सी संकट आ गई? उसको रखने और बदलने से संविधान के नेचर में तो नहीं बदलाव आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कोर्ट ने कहा कि पिटिशनर को समझने की जरूरत है कि जो सोशलिज्म वर्ड है, जो सेकुलरिज्म वर्ड है, ये वर्ड जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। जो भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, वैसा स्ट्रक्चर संविधान का या किसी चीज का जो उसके मूल को तय करता हो, वो मूल हो, उसके बिना वो संविधान रह ही नहीं सकता है। बिना उस चीज के संविधान का नेचर ही पूरी तरह से बदल जाएगा। कोर्ट ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है और बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने का डिसीजन कोर्ट कैसे लेगा? संविधान में बदलाव करने का अधिकार किसको है? संविधान में बदलाव करने का अधिकार
पार्लियामेंट को है। और पार्लियामेंट जब तक इस पर डिसीजन नहीं लेती कि जो सोशलिज्म वर्ड है या सोशलिस्ट वर्ड है या सेकुलर वर्ड है उसको हम हटा दें, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर जो है उस स्ट्रक्चर को हम कैसे बदल सकते हैं या हम कैसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं? यहां पर यह भी ध्यान देना है कि कोर्ट ने यह बात भी कहा कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर को आप रिस्पेक्ट करिए। जुडिशियरी का काम यह नहीं है कि वो कानून बनाए। जहां एम्बिग्यूटी है उसका एक दायरा है संविधान के इंटरप्रिटेशन का। जहां गैप है, जहां इलीगलिटी है, जहां अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी है, जहां आर्बिट्रेरी पावर है, वहां पर वो इंटरफेयर कर सकता है, कानून को नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का पावर आर्टिकल 368 में किसको है? पार्लियामेंट को। और वो भी जब बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना हो। अब जानते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें बदलाव के लिए पार्लियामेंट को 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और उस पर भी केशवानंद भारती के केस में कोर्ट ने यह कह रखा है कि आप सब चीज में बदलाव कर सकते हैं संविधान के, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर में आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। और उस बेसिक स्ट्रक्चर में आता है सोशलिस्ट एंड सेकुलर। और यह बदलाव कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। इसमें जुडिशियरी कैसे ये डिसीजन ले सकती है कि इस वर्ड को हटाया जाए, या डायरेक्शन दे सकती है कि, और उसमें भी बेसिक स्ट्रक्चर का जो बदलाव करना हो। ये कंस्टिट्यूएंट पावर कहा जाता है। ये नॉर्मल लॉ मेकिंग पावर नहीं है पार्लियामेंट का, ये कंस्टिट्यूएंट पावर है। कंस्टिट्यूएंट पावर का मतलब किसी चीज के नेचर को बदलने का पावर आपका, और ये पार्लियामेंट के पास है। तो दोस्तों, ये बड़ा ही फैंटास्टिक जजमेंट आया है जिसको आपको पढ़ना चाहिए। पिटीशन डिसमिस कर दिया गया है। बोला गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट वर्ड, इसको हम बदल नहीं सकते, नहीं डायरेक्शन दे सकते। ये पार्लियामेंट्री डोमेन का मामला है। पार्लियामेंट ने ऑलरेडी डिस्कशन के बाद जो 1977 की सरकार बनी, इसमें बदलाव नहीं किया। डिस्कशन हो चुका है पार्लियामेंट के अंदर कि इसको हटाना है या नहीं हटाना है, और संसद ने इस फेवर में वो किया कि इसे नहीं हटाना है। फिर हम इस पे कोई डिसीजन नहीं दे सकते। एंड दैट इज व्हाई रिट पिटीशन हैज बीन डिसमिस्ड बाय द डिवीजन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो को देखें, इस डिसीजन को पढ़ें, और जो आपका फीडबैक है, जानकारी है, वो हमको भी शेयर करें, और मेरा वीडियो भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सजेशन दें। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। आप अच्छे रहें, पढ़े लिखें, और वीडियो भी देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।